स्वागत है सभी बच्चों का चैनल में। और शुरू करते हैं। ये अभी जो कल जो पेपर हुआ था एनडीए का, उसमें इंग्लिश पोर्शन में सॉल्व करा रहा हूँ। हालांकि मेरे पास पेपर नहीं है, एक लड़के ने व्हाट्सएप पे भेजा है तो मैं ट्राई कर रहा हूँ। तो यहाँ पर एंटोनिम और सिनोनिम्स दो टॉपिक मैं आज लूँगा और कल कहीं से पेपर अवेलेबल हो जाएगा तो फिर मैं आपको स्पॉटिंग एरर वाला और जो PQRS क्वेश्चंस हैं वो भी मैं सॉल्व करके बता दूंगा। तो पहले यहाँ पर देखते हैं कि एंटोनिम्स और सिनोनिम्स किस तरह से हैं। काफ़ी इजी भी है और एक आध मुश्किल भी है, तो बहुत अच्छा रहेगा अगर इसको हम प्रैक्टिस कर लेते हैं। दूसरा ये भी है कि आगे की परीक्षाओं के लिए भी वो क्लियर हो जाएगा। तो क्योंकि मेरे पास पेपर नहीं था इसलिए मैंने मोबाइल से पहले इसमें नोट किया, इसके बाद फिर मैं उसको सॉल्व कर रहा हूँ। तो जैसे तैसे बन रहा है, क्योंकि वीडियो एक दो दिन बाद ही डाल रहा हूँ मैं। और इसकी वजह ये भी थी कि बच्चों के कुछ पेपर भी थे। दूसरा ये कि मैं भी थोड़ा सा व्यस्त ही रहता हूँ, बाकी काम चलता रहेगा। और कई कमेंट भी आए मोटिवेशनल वीडियो के लिए, तो उसकी मैं प्रिपरेशन हालांकि चल रही है मेरी। क्योंकि देखिए मोटिवेशन एक अलग चीज़ है, बहुत ही डिफरेंट और बड़ा ही इम्प्रेसिव, और ऐसी फिलॉसफी उसमें चाहिए होती है जो बच्चे के जो हार्ट को, मूड को एकदम चेंज कर दे, एनर्जेटिक बना दे, थोड़ा सा एंथुसियास्टिक कर दे कि वो अपने लक्ष्य की ओर और भी तत्परता और पूरी डेडिकेशन के साथ वो आगे बढ़े। तो वो चूँकि अनरियल नहीं होता है, वो बनावटी नहीं होता है। अगर आप किसी को बनावटी बातों से अगर आप थोड़ा सा डील करने की कोशिश कर रहे हैं तो आजकल हर आदमी बुद्धिजीवी है। मतलब मोटिवेशन का मतलब होता है कि एक ऐसी चीज़, एक ऐसी फिलॉसफी जिसे बच्चा या कोई भी व्यक्ति है तो उसके आसपास, लेकिन उस चीज़ को खुद अकेला फील नहीं कर पा रहा, उसको देख नहीं पा रहा, उसको समझ नहीं पा रहा। तो मोटिवेटर का काम होता है कि उन सिचुएशंस को उन जो मतलब कुछ ऐसी मतलब प्रक्रियाएं होती हैं, एक्टिविटीज़ होती हैं जो हम लोगों की जानकारी में नहीं होती हैं। बड़े बड़े लोग, बहुत ही विद्वान पुरुष उन चीज़ों को समझ पाते हैं। हालांकि मैं तो टीचर हूँ, बहुत मुश्किल होता है मेरे लिए, लेकिन जब बच्चे कमेंट करते हैं तो मैं प्रयास एक करता ज़रूर कि मतलब अगर आया उनको तो मोटिवेशन। और मोटिवेशन क्या है, देखो बच्चे मुझसे मोटिवेशन क्यों मांगते हैं। जहाँ तक मेरा आइडिया है कि मैं क्लास में उनको अच्छी बातें बता लेता हूँ। बता लेता हूँ का मतलब ये है कि बता देता हूँ नहीं, बता लेता हूँ, ये बता पाता हूँ। मतलब ये ईश्वर की कृपा है या माँ बाप का आशीर्वाद है जो थोड़ा बहुत मेरे मूड में या मन में अच्छी चीज़ें आती हैं। मैं समझता हूँ कि शायद वो तमाम लोगों के लिए अच्छी ना हो, या वो समझे कि नहीं अरे ये तो हम जानते हैं, ये हो सकता है। लेकिन बहुत से बच्चे ऐसे जो उन बातों को भी नहीं जानते हैं, तो उनके लिए वो लाभप्रद होता है, यूजफुल होता है। और जब कोई अपना, देखिए दो ऐसे शख्स हैं, एक तो पेरेंट्स हैं, दूसरा एक टीचर है। यही वो लोग हैं जिन पर बच्चा अटूट विश्वास करता है, आंख में पुट्टी बांध करके विश्वास करता है। क्यों? क्योंकि वो जानते हैं कि माँ बाप हमको कभी भी गलत नहीं समझाएंगे। और जो हमारा टीचर है, टीचर की अपनी एक पर्सनालिटी होती है, उसका एक अपना व्यक्तित्व होता है, जिससे बच्चा मतलब काफ़ी हद तक परिचित भी हो जाता है, साल दो साल उसके साथ रह करके और पढ़ करके। तो वो उस पर बहुत ज़्यादा फेथ रखने लगता है, विश्वास रखने लगता है। और फिर अगर वो कहता है टीचर बच्चों से कुछ, तो वो समझते हैं कि ये सही है। मतलब एक टीचर वेल विशर के रूप में जो भी कहता है, बच्चा उस पर विश्वास इसी वजह से करता है क्योंकि वो जानते हैं कि हमें हमारे अध्यापक निस्वार्थ ये बात बताते हैं, उनका इसमें कोई स्वार्थ नहीं छिपा हुआ है। इसलिए अपने टीचर से मोटिवेटेड होना उनको ज़्यादा अच्छा लगता है। एक्चुअली जब दूसरा आदमी, पास पड़ोस का या रिश्तेदार या फ्रेंड ऐसा कोई अगर मोटिवेट करता है तो उसके मन में ये एक संशय सा बना रहता है कि कहीं इसके पीछे इसका कोई स्वार्थ तो नहीं, ये कह रहा है ऐसा करो ऐसा करो ऐसा करो, कहीं मिसलीड तो नहीं करने वाला। लेकिन वो जानता है कि टीचर 100% प्योर एंड श्योर बता रहा, और हम टीचर पर विश्वास कर सकते हैं। इसलिए ज़्यादातर बच्चे अपने टीचर से ही, या फिर कोई ऐसा शुभचिंतक हो जिस पर वो बहुत ज़्यादा विश्वास करते हों, उनसे ही मोटिवेटेड होना चाहेगा। तो इसलिए बच्चे मुझसे कह देते हैं कि सर एक मोटिवेशनल हो जाए। तो चूंकि मैं मोटिवेशनल के साथ साथ थोड़ा सा ह्यूमरस मोड भी लाना चाह रहा था, इसलिए थोड़ा समय नहीं मिला। हालांकि कल संडे था,
लेकिन चूंकि जैसा कि सभी लोग लगभग जानते होंगे, नहीं जानते होंगे तो बता दूं, क्योंकि संडे को मेरे पास खुद ही डोमेस्टिक वर्क रहते हैं काफ़ी हद तक, जिनमें मैं व्यस्त हो जाता हूँ और मुझे थोड़ा सा लेसन प्रिपेयर करने में वक्त लगता है, समय लगता है। लेकिन मैंने उस पर काम जारी कर दिया है, बिल्कुल स्टार्टिंग पे है और मैं उसका प्लान कर रहा हूँ कि मुझे किस टॉपिक पे बोलना है और बच्चों को कौन सी बातें समझानी है। तो वो मैं इस समय तैयार कर रहा हूँ और वो किसी न किसी दिन आपको ज़रूर मिल जाएगा। फिलहाल शुरू करते हैं यहाँ पर एनडीए का एग्ज़ाम जो 10 अप्रैल 2022 अर्थात यस्टरडे को हुआ था, यानी संडे को हुआ था, उसको देखते हैं। तो ज़्यादा तो नहीं, एंटोनिम्स और सिनोनिम्स ही ले पाऊंगा। जैसा कि मैंने पहले बताया कि मेरे पास पेपर अवेलेबल नहीं है। अब मैं किसी बच्चे से मांगूंगा पेपर, तब मैं उसके स्पॉटिंग दे रहा, हालांकि व्हाट्सएप पे है तो व्हाट्सएप मोबाइल पे है, अब मोबाइल तुम्हारे सामने लगा हुआ है तो मैं उससे थोड़ा मतलब इनकैपेबल हूँ, बना नहीं सकता। तो उसी से मैंने पहले इसको लिया हुआ और इसके बाद फिर मैं बता रहा हूँ। तो देख लेते हैं एक नज़र, थोड़ा श्योरिटी आ जाएगी और एक थोड़ा एक लाइट प्रैक्टिस भी हो जाएगी। लेट्स स्टार्ट। देखिए पहले तो एंटोनिम लेते हैं। एंटोनिम में पहले क्रूड लिखा है। क्रूड का मतलब कच्चा होता है या अशोधित होता है, अशोधित, ठीक है ना। कोई चीज मतलब बहुत अच्छी तरह से मतलब वेल प्रिपेयर्ड नहीं है, उसको क्रूड कहते हैं। तो इसका एंटोनिम लेना है। कोर्स माने भद्दा या घटिया होता है, ये क्वालिटी से रिलेटेड करता है। रिफाइंड माने होता है शोधित, अर्थात पुनः तैयार किया हुआ। और ईगर माने उत्सुक होता है। बैलेंस्ड माने संतुलित होता है। यहाँ पर आपका ये रहेगा। तो इसका मतलब होता है अशोधित, ये कच्चा भी कह सकते हैं। और इसका मतलब होता है शोधित, रिफाइन किया हुआ। और यहाँ पर देखिए, ओ सॉरी, ईगर नहीं है, यहाँ पे नहीं लिखना, यहाँ पे लिखना। तो यहाँ रिफाइंड, देखो फाइन का मतलब क्या होता है, अच्छा होता है। फाइंड माने अच्छा बनाया गया होता है। रिफाइंड माने फिर से उसको बनाया गया, मतलब फिर से शोधित किया गया, शोध किया हुआ, वेल प्रिपेयर्ड करके फिर उसको बनाते हैं। तो वहां पर वो क्रूड का रिफाइंड होता है। इसके बाद सेकंड पॉइंट है कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस का मतलब आत्मविश्वास होता है, आत्मविश्वास। डिफिडेंस का मतलब धोखा, छल, कपट होता है, ठीक है। ईगरनेस का मतलब उत्सुकता, स्टीड फास्टनेस का मतलब दृढ़ता और इंडोरेंस माने सहनशीलता। तो ये जो कॉन्फिडेंस का है वो डिफिडेंस होगा। और सभी बच्चे ही जानते हैं क्योंकि ये इंटरमीडिएट से ही उनको प्रिपेयर कराया जाता है, लर्न कराया जाता है कॉन्फिडेंस का डिफिडेंस। बहुत सारे बच्चे इसको तैयार किए रहते हैं। इंटीग्रिटी का मतलब होता है अखंडता, अखंडता या एकता भी कह सकते हो। जो चीज एकजुट करके होती है, एकजुट होती है, एकमुश्त होती है, संगठित होती है, उसको इंटीग्रिटी कहते हैं। अखंडता जिसके खंड ना हो, यानी जो खंडित ना हो। अब इसका एंटोनिम चाहिए हमको। स्किलफुलनेस माने कुशलता हो गई, एबिलिटी माने योग्यता हो गई, डिपेंडेबिलिटी माने निर्भरता हो गई। ये होती है डिसऑनेस्टी, डिसऑनेस्टी। इंटीग्रिटी का मतलब यहाँ पर डिसऑनेस्टी ही है, जिसको हम कहते हैं असतता, असतता यानी धोखा। ये देखिए कैसे क्रिएट होती है, ये एक दूसरे के विश्वास से क्रिएट होती है। जब आदमी किसी कम्युनिटी में, किसी भी कमिटी में जब एक दूसरे पर बहुत ही गहरा विश्वास रखते हैं तब अखंडता कायम होती है। लेकिन वहीं पर जब हम एक दूसरे पर विश्वास नहीं करते हैं, एक दूसरे के साथ छल कपट या धोखा करते हैं, तो डिसऑनेस्टी होती है। तो इंटीग्रिटी का डिसऑनेस्टी ही होगा एंटोनिम। ये 100% श्योर है और ये तीनों में नहीं होगा। इसका मतलब कुशलता हो गया, ये योग्यता हो गई, और ये होगा डिपेंडेबिलिटी। किसी पर डिपेंड हुआ, डिपेंडेबल, निर्भर, तो वो डिपेंडेबिलिटी होती है। यहाँ पर उसका कोई मतलब नहीं। फिलहाल चौथा है बेनिवोलेंट। बेनिवोलेंट का मतलब होता है परोपकारी, परोपकारी यानी किसी का शुभचिंतक। शुभचिंतक मतलब शुभ चाहने वाला, शुभ करने वाला, वो होता है आपका बेनिवोलेंट। तो क्लेवर माने चालाक होता है। मडल्ड का मतलब अव्यवस्थित होता है। मैलीवोलेंट का मतलब होता है अशुभ चिंतक। इसका मतलब होता है अशुभ चिंतक या अशुभ चाहने वाला, ठीक है ना, अशुभ चिंतक। तो यही शुभ चिंतक का अशुभ चिंतक हो गया। एम्बिवलेंट का मतलब होता है दो मूल्यों या गुणों को चाहने वाला
और उन दो मूल्यों गुणों में किसी एक या फिर दोनों को धारण कर ले वाला होता है, एम्बिवेलेंट, ठीक है ना। तो एम्बी का मतलब ही होता है दो से मतलब होता है, उसका अर्थ निकलता है। और मैल एक बार मैंने कुछ वर्ड्स दिए थे रूट वर्ड्स में, मैल का मतलब बुरा होता है, जो बैड से रिलेटेड होता है। तो वोलेंट, क्योंकि यहाँ पर मैनी वोलेंट और मैनी वोलेंट, तो ये ही इसका क्या है, एंटोनिम है। ये 4 नंबर तक हो गया। अब आगे लेते हैं, ये एंटोनिम चल रहा है, ध्यान रखिएगा, सिनोनिम्स नहीं है। आप चाहे तो अपना पेपर जो करके आए होंगे, बुकलेट होगी तुम्हारे पास, ठीक है ना, उसको आप रख सकते हो। इसके बाद आया आपका चौथा हो गया, पांचवा आया आपका पांचवा सार्टोरियल। सार्टोरियल का लिखा हुआ है अनस्टाइलिश, और इसके बाद लिखा अनकॉम्प्रोमाइजिंग, और इसके बाद लिखा हुआ है कॉमन, इसके बाद लिखा हुआ है क्रूड। ए, बी और सी और डी। तो यहाँ पर देखिए सार्टोरियल का मतलब होता है सिलाई या फिर सिलाई से संबंधित, सिलाई या दर्जी से संबंधित भी समझ सकते हो, ठीक है ना। तो जब कोई चीज मतलब सिलाई संबंधित होती है तो उसमें कटिंग होती है, फिर उसकी डिजाइन बनती है, फिर उसकी सिलाई होती है, कुल मिलाकर के किसी न किसी स्टाइल से रिलेटेड होता है, ठीक है। तो एंटोनिम क्या होगा, अनस्टाइलिश। क्योंकि सार्टोरियल का जो सिनोनिम होता है वो होता है स्टाइलिश, जो सार्टोरियल का ये सिनोनिम होता है वो होता है स्टाइलिश, इसलिए स्टाइलिश का एंटोनिम क्या हो गया, अनस्टाइलिश। अनकम्प्रोमाइजिंग का मतलब होता है किसी चीज का समझौता ना करने वाला, एडजस्ट ना करने वाला। कॉमन का मतलब साधारण सामान होता है। क्रूड का भी मैंने बताया अशोधित होता है। फिर आए यहाँ पर सार्टोरियल का अनस्टाइलिश होगा। इसके बाद आपका है छठवां लिखा हुआ है ऑथेंटिक। बहुत ही इजी वर्ड था, अक्सर बोला जाने वाला। ऑथेंटिक का जो एंटोनिम होगा वो क्या होगा, यहाँ पर पहला लिखा हुआ है जेन्युइन। जेन्युइन इसका सिनोनिम है, क्योंकि जेन्युइन माने होता है असली या वास्तविक होता है, जेन्युइन। इसके बाद एक्सपेंसिव लिखा हुआ, एक्सपेंसिव ही नहीं होगा, एक्सपेंसिव माने महंगा होता है। रेयर लिखा हुआ है, रेयर का मतलब होता है दुर्गम, ये दुर्लभ होता है। और फेक, फेक का मतलब फाल्स होता है, यानी झूठा होता है। तो ऑथेंटिक का मतलब असली हो गया, फेक का मतलब नकली हो गया। तो यहाँ पर फेक आपको करना चाहिए था, ये आपका करेक्ट आंसर है। इसके बाद सातवां जो दिया हुआ है, सातवां है आपका डिल्यूज। डिल्यूज का मतलब होता है भारी बारिश, भारी बारिश, बाढ़ जिसको कहते हैं, भारी बारिश और या फिर बाढ़, जिससे बाढ़ आ जाती है, ठीक है। अब यहां पर लिखा हुआ है ए ऑप्शन क्लाउड बर्स्ट, बादल का फटना हो गया। बी क्या है, ड्रॉट, DROUGHT, सूखा हो गया। इसके बाद लिखा है सी डिफोरेस्टेशन, डिफोरेस्टेशन। इसके बाद लिखा हुआ है तुम्हारा डी में ड्रिजल, DRIZLE। अब ड्रिजल का मतलब होता है बूंदाबांदी, ठीक है। क्लाउड बर्स्ट का बादल का फटना होता है। ड्रॉट माने सूखा, डिफोरेस्टेशन माने होता है वृक्षों का कटाव। जैसे एफोरेस्टेशन होता है वृक्षारोपण यानी जंगलीकरण, और जो डिफोरेस्टेशन होता है वो पौधों को काट करके जंगल खत्म करना, ठीक है ना। तो वन का कटाव होता है। फिलहाल यहाँ पर ये नहीं होगा, इसके क्लाउड बर्स्ट तो इसकी हम सिनोनिम मान सकते हैं, एंटोनिम तो बिल्कुल नहीं होगा। बचते हैं दो, ड्रॉट और ड्रिजल। तो देखिए डिल्यूज का मतलब होता है भारी बारिश, मूसलाधार बारिश, यानी बाढ़ ही बाढ़, पानी ही पानी। उसका एंटोनिम क्या हो गया, बिल्कुल पानी नहीं, एकदम से पानी नहीं। तो भारी बारिश जहां पानी पानी, बाढ़ बिल्कुल हो, फिर उसका अपोजिट पानी ही ना हो, ठीक है ना। जबकि बूंदाबांदी में क्या है, ये भारी बारिश या हल्की बारिश, वो चीज नहीं है। यहाँ पर ये आपका ड्रॉट करना चाहिए था, ये भी नहीं होगा ड्रिजल। तो यहाँ पर आपका
ऑप्शन आपका सही है बी नंबर। इसके बाद ले लेते हैं 8वां नंबर। 8वां नंबर है आपका डेडिकेशन, DEDICATION। डेडिकेशन का मतलब क्या होता है? निष्ठा या फिर समर्पण। समर्पण, जैसे किसी काम के प्रति हम बहुत ही निष्ठा और ईमानदारी और लगन के साथ, समर्पण के साथ काम कर रहे हैं, उसको कहते हैं। इसका एंटोनिम हमको देखना है। लिखा पहला क्लैरिटी। क्लैरिटी का मतलब क्या होगा? स्वच्छता, सफाई, स्पष्टता जिसको कहते हैं। बी का मतलब क्या है? हॉस्टिलिटी। इसका मतलब क्या होता है? शत्रुता। इसके बाद सी क्या है? एपैथी। एपैथी का मतलब होता है अरुचि, या फिर जब हम किसी चीज के प्रति अरुचि रखते हैं तो उसमें क्या होती है? हमारी उदासीनता होती है। और डी का मतलब है आपका एंगर। ठीक है ना? तो ये एंगर नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, हॉस्टिलिटी ये भी नहीं होगा। आपका सही है ये, तो आपका ऑप्शन सही होगा एपैथी। डेडिकेशन का मतलब जब हम किसी चीज के प्रति रुचि रखते हैं तो समर्पित होकर के काम करते हैं, निष्ठा रखते हैं उसके प्रति, उसमें हमें इंटरेस्ट होता है। लेकिन एपैथी का मतलब होता है अरुचि, जैसे एक प्रकार की घृणा होती है, अर्थात उसमें हमारी कोई निष्ठा नहीं है, तो उदासीन रहते हैं उसके प्रति, बिल्कुल हमारी डलनेस रहती है। तो यहाँ पर एपैथी। एंगर, चूंकि समर्पण या निष्ठा से एंगर का कोई मैचिंग नहीं है। हॉस्टिलिटी तो शत्रुता होती है, जिसका जो मित्रता अपोजिट हो सकती है। और क्लैरिटी, जैसे मान लो कोई कॉम्प्लिकेशन हो, कॉम्प्लिकेशन का मतलब किसी चीज में जटिलता या उलझावपन हो, तो वो हम क्लैरिटी कह सकते हैं उसका एंटोनिम। लेकिन यहाँ पर वो भी मैच नहीं कर रहा, इसलिए आपका होगा एपैथी। यहाँ पर 8वां हो गया आपका। इसके बाद देखते हैं 9 नंबर। 9 नंबर क्या है? पर्सपिकासिटी। 9 नंबर पर्सपिकासिटी। पर्सपिकासिटी का मतलब होता है सूक्ष्मदर्शिता। यानी वस्तुओं को गहराई से देखने की विधीय तरीके या क्रिया को सूक्ष्मदर्शिता कहते हैं। अब इसमें क्या लिखा हुआ है? स्मार्टनेस, ए नंबर। बी नंबर क्या लिखा है? डलनेस। सी नंबर क्या लिखा हुआ है? डेडिकेशन। फिर इसके बाद डी नंबर क्या लिखा हुआ है? डेवियसनेस। देखो, स्मार्टनेस मतलब क्या होगा? मतलब फुर्तीपन या चालाकीपन। स्मार्टनेस मतलब स्मार्ट होना। स्मार्ट कई तरह से आदमी होता है। बातचीत में स्मार्ट होता है, दिखने में स्मार्ट होता है, बौद्धिक रूप से स्मार्ट होता है, लेकिन फिर भी स्मार्टनेस आदमी का एक स्मार्ट क्वालिटी है, मतलब ये समझ लीजिए। तो सूक्ष्मदर्शिता से उसका कोई रिलेशन नहीं है। फिर डलनेस लिखा हुआ, डलनेस मतलब वही हो गया उदासीनता। ठीक है ना? ठीक है ना? उदासीनता का मतलब है डलनेस माने सुस्ती, इनक्रिएटिविटी या इनएक्टिविटी, जिसको हम इनएक्टिविटी कह सकते हैं। उसमें हम किसी तरह की मतलब एक्टिविटी नहीं दिखाना चाहते हैं या नहीं दिखा रहे हैं। इनएक्टिविटी। ठीक, इनएक्टिविटी हो गया या इनएक्टिवनेस हो गया। ठीक है? डेडिकेशन निष्ठा है, समर्पण अभी बताया। डेवियसनेस का मतलब होता है भ्रमपूर्ण। कोई चीज बहुत घुमाव वाली हो, चक्करदार हो, उसको डेवियसनेस कहते हैं। तो अब यहाँ पर आपका देखिए सूक्ष्मदर्शिता। सूक्ष्मदर्शिता मतलब आदमी के अंदर कोई ऐसी क्वालिटी होती है जो किसी चीज को बहुत ही गहन अध्ययन करता है, बहुत गहराई से देखता है। मैंने कहा ना कि सूक्ष्मदर्शक क्या है? किसी वस्तु को गहराई से देखने समझने की क्रिया को सूक्ष्मदर्शिता कहते हैं। और वो आदमी तब करता है जब उसमें गहराई से मतलब उसको डीप इंटरेस्ट होता है, जब गहरी रुचि होती है तब। ठीक, तो चूंकि ये इसका अपोजिट नहीं है, ये डलनेस इसका अपोजिट है, यहाँ पर डलनेस करना चाहिए था। डेडिकेशन इसका सिनोनिम हो सकता है, लेकिन एंटोनिम बिल्कुल नहीं होगा। डेवियसनेस क्या है? सूक्ष्मदर्शिता और भ्रमपूर्ण। ये मतलब कोई चीज घुमावदार होती है उसको कहते हैं। इसका ना तो सिनोनिम से मैच कर रहा और ना एंटोनिम से मैच कर रहा।
तो डलनेस हो गया, डलनेस का मतलब ये हो गया उदासीनता। अर्थात यहाँ पर जो लिखा है परस्पिकासिटी का मतलब है किसी चीज को गहराई से देखने का मतलब है कि बहुत गहरा इंटरेस्ट हो उसको उसमें, तभी तो देखेगा वो। और डलनेस का मतलब क्या हो गया, इनएक्टिवनेस है, अर्थात उसमें कोई उसको रुचि नहीं है, तो वो क्यों देखेगा गहराई से। इसलिए यहाँ पर इसका एंटोनिम आपका डलनेस सही है, ये वाला आपका सही होना चाहिए। इसके बाद हम देखते हैं लास्ट एंटोनिम है 10 नंबर का। 10 नंबर में लिखा हुआ है आपका पेंचेंट। पेंचेंट का मतलब होता है लगन, इसका मतलब भी होता है लगन, परसिस्टेंसी जिसको कहते हैं। ए ऑप्शन दिया हुआ इसमें टेंडेंसी, बी ऑप्शन दिया हुआ है एफिनिटी, सी ऑप्शन दिया हुआ है फियर, और डी ऑप्शन दिया हुआ है डिसलाइक। वैसे देखिए पेंचेंट का मतलब लगन, परसिस्टेंसी, अर्थात जिस चीज पर हमारा इंटरेस्ट होता है और उसको हम गहराई से देखते हैं, उसमें हमारी रुचि होती है, वो काम करने में हमको अच्छा लगता है, ठीक है ना, वो चीज है। हालांकि पेंचेंट का एंटोनिम डिसलाइक हो सकता है, मतलब नापसंद करना, ठीक है, लेकिन यहाँ पर वो नहीं होगा, आपका यहाँ फियर होगा, क्योंकि इस चीज से क्यों, कैसे, क्योंकि ये फोबिया का सेंस रखता है, यानी जिस चीज से आप दूर भागते हैं। पेंचेंट का मतलब होता है आप पूरी तरह से उस चीज को पसंद करते हैं और उसके आप पूरी तरह से आदी भी हो, अभ्यस्त भी हो, आपको लगन भी हो, उसमें आपको रुचि भी हो, और जिस चीज से आदमी दूर भागता है, डरता है, वो फियर होता है। फियर एक प्रकार का फोबिया होता है। टेंडेंसी माने प्रवृत्ति होती है। एफिनिटी का मतलब सिमिलरिटी होती है। सिमिलरिटी का मतलब होता है समानता, कोई मैचिंग नहीं करता है, इसमें आप भ्रमित हो सकते हैं, लेकिन ये नहीं होगा, आपका ऑप्शन होगा सी, यानी फियर एक प्रकार का ये फोबिया, फोबिया का मतलब है डर, ठीक है ना, ये मतलब हॉरर से रिलेटेड है। तो चूंकि ये पेंचेंट का एंटोनिम होता है हॉरर, ठीक, और हॉरर का सिनोनिम होता है फियर, फियर का सिनोनिम होता है फोबिया, इसलिए यहाँ पर हॉरर के सेंस में फोबिया आपका सही है और यही सही है। तो यहाँ पर ये आपके हो गए एंटोनिम्स। अब देखते हैं आपके सिनोनिम्स। पेपर ठीक था, लेकिन ये है कि कंपटीशन है, कुछ चीजें हार्ड तो होती हैं जिन्हें समझना, और देखिए इसमें हार्ड होती है अलग चीज है, इजी होती है अलग चीज है, कंफ्यूजिंग होती है तो वो फिर आपको और अलग चीज है, काफी हद तक वहां पर आपको परेशानी मिल सकती है। यहाँ पर पहला था सिनोनिम्स, हम देख रहे हैं अभी इस समय। पहला था कॉम्प्लीमेंट, रोज बोले जाने वाला शब्द जिसका मतलब होता है प्रशंसा, ठीक। ए ऑप्शन था आपका यहाँ पर टिप, बी ऑप्शन था आपका प्रेज, सी ऑप्शन था आपका एडमोनिश, और डी ऑप्शन था आपका रिवाइल। इसके माने होता है नोक या छोर, टिप माने किनारा भी होता है, अर्थात टिप माने कुछ किसी को पुरस्कार स्वरूप थोड़ी सी धनराशि देना, टिप। होटल वगैरह में लोग देते हैं नौकर को, अटेंडेंट को थोड़ा सा अलग से मतलब दे देते हैं, तो वो ख्याल बहुत रखता है, वो टिप कहते हैं। फिर इसके बाद प्रेज माने प्रशंसा, जो कि इसका यही सही है, ठीक है। एडमोनिश माने निंदा करना, धिक्कारना होता है। रिवाइल माने होता है बुरा भला कहना, रिवाइल मीन्स बुरा भला कहना। एडमोनिश माने निंदा करना या धिक्कारना होता है। प्रेज माने प्रशंसा होती है, कॉम्प्लीमेंट माने भी प्रशंसा होती है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सही होगा बी नंबर। दूसरा है इसका, दूसरा क्या, क्योंकि ये शायद 21वां होगा नंबर पेपर में, ये 22वां होगा। यहाँ पर फिर लिखा हुआ है लॉडेबल। लॉडेबल माने भी होता है प्रशंसनीय, प्रशंसनीय। अब यहाँ पर ऑप्शन क्या दिया है, ऑप्शन दिया है पहला आपका प्रेसवर्दी, ठीक। बी नंबर आपका दिया हुआ है लॉफेबल। मिलावटी शब्द ऐसे दे देते हैं कि लड़का कंफ्यूज हो, बोल्ड यहाँ पे दिया हुआ है, और डी नंबर आपका दिया हुआ है लाउड, ठीक है। तो लॉडेबल मिलते जुलते काफी दे देते हैं कि बच्चा कंफ्यूज है, और जब मीनिंग नहीं आती कंफ्यूज होना श्योर है, ठीक।
मीनिंग नहीं आती, अगर इसकी नहीं आती है यहाँ पर एक आध नहीं आती है, संकट तो आई है, बाकी छोड़ के तो कोई आता नहीं। अगर माइनस मार्किंग नहीं है, बल्कि तो माइनस मार्किंग में भी कोई चूकता नहीं है, सोचता कर दो शायद, ऊपर का नाम, ऊपर वाले का नाम लेकर के सीधे गोला भर दिया, काम खत्म। सब कोई यही करता है, सब कोई, हम होते हैं हम भी यही करते हैं। माइनस मार्किंग होता है तो थोड़ा अवॉइड करते हैं, लेकिन फिर भी माइनस मार्किंग होने के बावजूद भी रिस्क ले ही लिया जाता है। जो होगा सो देखा जाएगा, वो देखा क्या जाएगा, देखना पड़ेगा। लेकिन ये है कि फिर भी मन मानता नहीं है कि इसको ना करो, थोड़ा सा ऐसे लॉडेबल लाफेबल मैच कर रहा है, ऐसा लगता है यही सही है, ला यही कर देते हैं। तो एक बार पैर छुए, उसके बाद गोला उसका भर दिया। हालांकि इसमें आपका सिनोनिम प्रेसवर्दी होगा, लाफेबल माने हंसने योग्य होता है, क्योंकि ये मीनिंग आ जाएगी अगर प्रशंसनीय तो प्रेसवर्दी आ जाएगा, वरना अगर ये मीनिंग नहीं आएगी तो फिर कहीं भी चला जाएगा। ये आपका गलत है, ये गलत है, ये गलत है, ये आपका प्रेसवर्दी आपका सही है। तो ये 22 नंबर का सिनोनिम्स था। इसके बाद है 23rd नंबर है आपका कॉम्पिटेंट। और कॉम्पिटेंट का मतलब होता है सक्षम या भी समर्थ होता है। ठीक, अब यहां पर ए ऑप्शन दिया हुआ है आपका कैपेबल, बी ऑप्शन दिया हुआ है एक्सेप्शनल, और सी ऑप्शन दिया हुआ है यहां पर इनएडेप्टेड, इनएडेप्ट। ठीक, और डी ऑप्शन दिया हुआ है क्लमसी। ठीक, ये 4 ऑप्शन दिए हुए यहाँ पर। तो यहाँ पे देखिए कैपेबल, इसका तो यही सही है। ठीक है, कैपेबल माने सक्षम होता है, क्योंकि कॉम्पिटेंट हमको पता होना चाहिए। कॉम्पिटेंट कॉम्पिटिटिव कंपटीशन है ना, उसी से बनता प्रतिभागी, तो वही होता है भाई। किसी प्रतियोगिता में हिस्सा कौन लेता है? जो सक्षम होता है, जो योग्य होता है, समर्थ होता है किसी का। अब वो बात अलग है कि फॉर्म डाल दिया, हमने कुछ नहीं पढ़ा और चले गए, वो चीज नहीं है। जो उसकी रियल क्वालिटी और रियल वैल्यू होती है, जिसको हम रियल में जो मानते हैं कॉम्पिटेंट। अगर दंगल हो रहा है तो जो सक्षम पहलवान हो वही तो जाकर हाथ मिलाएगा, बाकी मिलाने को कोई मिला सकता है, हार जाए वो एक अलग चीज है। मतलब उसका रियल सेंस यही है कि उसमें योग्यता या क्षमता कोई चीज होती है उसमें। तो कॉम्पिटेंट सक्षम या समर्थ होता है। कैपेबल माने सक्षम है, एक्सेप्शनल माने असाधारण या अपवादात्मक होता है, इनअडेप्ट माने अप्रवीण या अकुशल होता है, क्लमसी माने भद्दा या गंदा भी होता है, क्लमसी माने। ठीक है, यहाँ कैपेबल हो जाएगा, पूरी तरह से बिल्कुल सही है, ए ऑप्शन इसका सही है। इसके बाद 24 नंबर देखते हैं। 24 नंबर है आपका डिलीजेंट। डिलीजेंट में ऑप्शन दिए हैं, ए ऑप्शन है डिली डैलिंग, बी नंबर है, ऐसे ऑप्शन ही रखते हो, प्रोकास्टिनेटिंग लिखा हुआ। सी नंबर लिखा हुआ है इंटेलिजेंट। इसके बाद डी नंबर लिखा हुआ है कंसेंसस। देखिए, डिली डायलिंग का मतलब होता है अब तब करना, इधर उधर करना, टाल मटोल करना। प्रोक्रेस्टिनेटिंग माने भी होता है टाल मटोल करना, मतलब अब तब करना, अब तब करना, और वही होता है बिल्कुल यहाँ पर टाल मटोल करना, किसी चीज को टाल मटोल करना, टालना। ठीक है, इंटेलिजेंट माने बुद्धिमान होता है, लेकिन इसके माने होता है विवेकपूर्ण, विवेकपूर्ण होता है। और दूसरी मीनिंग इसकी होती है चौबीस नंबर है ईमानदार। अब देखिए यहाँ पर क्या है, टाल मटोल में डिलीजेंट माने मेहनती है, परिश्रमी होता है। तो अब तब करना, टाल मटोल करना, इन दोनों को कैंसिल करते हैं, इनमें कोई मैचिंग नहीं है। इंटेलिजेंट माने बुद्धिमान होता है, तो ये भी आपका नहीं होगा डिलीजेंट का,
इंटेलिजेंट क्योंकि इंटेलेक्चुअलिटी से संबंधित है, बौद्धिक क्षमता से संबंधित है। लेकिन कंसेंसस का मतलब होता है अपनी आत्मा से। डिलीजेंट माने होता है जब मेहनती होता है ना, मेहनती का मतलब क्या होता है, उसमें कहीं ना कहीं काम के प्रति क्या होती है, बताइए आप क्या होती है, काम के प्रति क्या होती है, ईमानदारी होती है ना, ईमानदारी होती है काम के प्रति। और जब काम के प्रति ईमानदारी होती है, जिसके अंदर ऐसा होता है रियल सेंस में, वही मेहनती होता है। अगर हम अपना काम कर रहे हैं, खुद का काम कर रहे हैं, लेकिन अगर उस काम के प्रति ईमानदारी नहीं है, हम उस काम को नहीं करेंगे या फिर करेंगे तो अच्छा नहीं करेंगे, इसका मतलब हम मेहनती नहीं है। दूसरे काम कर रहे हैं तब भी अगर काम में के प्रति ईमानदारी है, मतलब मेहनती है। तो यहाँ पर ये चीज नहीं है, यहाँ बौद्धिक क्षमता से मतलब हो गया किसी काम को करने की बौद्धिक क्षमता, ये चीज नहीं। कंसाइंसस आप सभी जानते हैं, कंसाइंस अंतरात्मा से संबंधित है, विवेकशीलता से संबंधित है, अपने खुद के ज्ञान से संबंधित है, ठीक है। और इसका कहीं ना कहीं पर ईमानदारी से भी संबंधित है, इसलिए आपको करना चाहिए था डी। और ये निश्चित रूप से डिलीजेंट का कंसेंसस सिनोनिम मिलता भी है, इसलिए आपको यही सही करना चाहिए था। तो ये आपका 23वां और 24वां हो गया। इसके बाद अब देखते हैं 25 नंबर में क्या दिया हुआ है। 25 नंबर में दिया हुआ है रेटिसेंट। रेटिसेंट का दिया हुआ है एक्सपेंसिव, बी नंबर आपका दिया हुआ है जॉली, सी नंबर में आपका दिया हुआ है साइलेंट, और डी नंबर में आपका दिया हुआ है विथड्रॉन। ठीक है, तो देखिए रेटिसेंट का मतलब होता है शांत या मौन रहने वाला व्यक्ति। रेटिसेंट का मतलब मौन रहने वाला व्यक्ति, या हम कह सकते हैं अल्पभाषी। जो मौन रहने वाला हो या अल्पभाषी हो, उसको हम कहते हैं रेटिसेंट। ठीक है, तो एक्सपेंसिव का मतलब होता है विस्तार, प्रशस्त जिसको कहते हैं, जिसका मतलब कोई एक उसका इंप्रेशन, उसका इफेक्ट बहुत ज्यादा विस्तार रखता हो, प्रशस्त जिसको कहते हैं, बहुत दूर दराज का कवर करने वाला व्यक्ति को एक्सपेंसिव कहते हैं, विस्तार। कोई काम उसका बहुत ज्यादा विस्तृत हो या उसका प्रभाव विस्तृत हो, उसको कहते हैं। जॉली का मतलब हंसमुख होता है, विड्रॉन का मतलब होता है वापस लिया गया, इसका कोई सेंस ही नहीं मिलता। जॉली का कोई मतलब नहीं वहां पर, एक्सपेंसिव से भी मतलब नहीं, इसलिए आपका ऑप्शन सही है ये, या सॉरी ये नहीं, ये गलत है, ये सही है आपका। ठीक है ना, साइलेंट, मौन रहने वाले को रेटिसेंट कहा जाता है। इसके बाद आपका 26 नंबर है। 26 नंबर है जोवियल। जोवियल का मतलब क्या होता है, प्रसन्नचित्त या उल्लासपूर्ण जिसको कहते हैं, वो होता है आपका जोवियल। तो यहां पर पहला ऑप्शन लिया हुआ है चीयरफुल, दूसरा ऑप्शन लिया हुआ है कैलस, तीसरा ऑप्शन लिया हुआ है गर्लस, और चौथा ऑप्शन लिया हुआ आपका क्रेडुलस। देखिए जॉवियल प्रसन्नचित्त, चीयरफुल, इसका यही ऑप्शन सही है। कैलस माने निर्दयी होता है, हार्ड हार्टेड होता है, क्रूएल होता है कैलस माने, ये सही नहीं है। गैरुलस का मतलब बातूनी होता है, बहुत ज्यादा बात करता है, उसको गैरुलस कहते हैं। ठीक है, तो ये सही नहीं है। क्रेडुलस का मतलब होता है विश्वास रखने वाला या विश्वासपूर्ण होता है, इसलिए इसका कोई मैचिंग नहीं है, इसलिए आपका पहला ऑप्शन आपका ए सही है। तो ये आपका जोवियल था, यानी 26 नंबर आपका कंप्लीट हो गया। इसके बाद देखते हैं 27 नंबर। 27 नंबर आपका मोरोज। मोरोज ऑप्शन क्या दिया हुआ है, इंट्रोस्पेक्टिव, पहला ऑप्शन इंट्रोस्पेक्टिव, बी नंबर क्या दिया हुआ है, इसके बाद देखिए जनरस, सी नंबर क्या दिया हुआ है, ईगर, नहीं चर्पी, और इसके बाद दिया हुआ है यहां पर सलेन। देखिए मोरोज का मतलब दुख होता है, ये दुखी,
विषादपूर्ण जिसको कहते हैं, ठीक है, विषादपूर्ण, दुखी या विषादपूर्ण। इंट्रोस्पेक्टिव माने होता है आत्मविश्लेषी। आत्मविश्लेषी का मतलब होता है जो अपना खुद का विश्लेषण या एनालाइज करता हो। जनरस का मतलब होता है उदार, ठीक है ना। चर्पी का मतलब होता है, चर्पी का मतलब जिंदा दिल। जिंदा दिल यानी उल्लासपूर्ण, जो हमेशा उल्लसित या प्रफुल्लित रहता हो उसको चर्पी कहते हैं, ठीक है ना। और सलन माने होता है उदासीन, ये इसको डिसअपॉइंटेड, डिसअपॉइंटेड को ही सलन कहते हैं। डिस्पोंडेंट को भी सलन कहते हैं। डिस्पोंडेंट या डिसअपॉइंटमेंट, डिसअपॉइंटेड या फिर मोरोज। तो यहाँ पर आपका जो सिनोनिम होगा वो आपका डी नंबर सही है, ये आपका करेक्ट ऑप्शन है, ये आपका, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना यहाँ पर कि इसका ये बताया गया, क्योंकि वर्ड नया है इसलिए ध्यान दें। तो यहाँ पर ऑप्शन है आपका सलन, ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा। इसके बाद आप देखते हैं 28 नंबर। 28 क्या है आपका? रिलक्टेंट है, रिलक्टेंट, ठीक है। तो रिलक्टेंट में ऑप्शन क्या दिया हुआ? पहला इंथुजियास्टिक, इंथुजियास्टिक। इसके बाद लिखा हुआ है बी नंबर का ऑप्शन, बी नंबर का ईगर दिया हुआ। सी नंबर का ऑप्शन क्या दिया है? अनविलिंग दिया। और डी नंबर का ऑप्शन क्या है? फियरफुल दिया हुआ, फियरफुल। तो देखिए रिलक्टेंट माने क्या होता है? अनिच्छुक होता है, जिसमें किसी चीज के प्रति कोई इच्छा ना हो। इंथुजियास्टिक का मतलब क्या होता है? उत्साहपूर्ण होता है ना, फुल ऑफ स्पिरिट्स, मतलब उत्साही व्यक्ति को इंथुजियास्टिक कहते हैं। ईगर माने उत्सुक होता है, ये दोनों एक चीज हो सकते हैं। अनविलिंग माने अनिच्छुक, विल माने इच्छा, विलिंग माने इच्छापूर्ण, अनविलिंग माने होता है अनिच्छुक। और फियरफुल माने क्या होता है? डरपोक होता है, भयभीत होता है। इसलिए आपका ऑप्शन सही है आपका सी नंबर, ये आपका सही है, ये नहीं है, ये गलत है, ये हाँ ये सही है, ये सही है और ये गलत है। तो यहाँ पर ये सही ऑप्शन अनविलिंग लिया जाएगा। रिलक्टेंट का अनविलिंग बहुत ही कॉमन है, मतलब इतना ज्यादा हार्ड नहीं था ये, इसको बच्चों ने कर भी लिया होगा आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। 29 नंबर क्या है? 29 आपका ऑप्टिमिस्टिक, क्योंकि इसका हमें निकालना क्या है? इसको ढूंढना है हमें को सिनोनिम, आशावादी, ठीक है ना। तो अब पहला ऑप्शन दिया पेसिमिस्टिक, ये इसका क्या है? एंटोनिम, पेसिमिस्टिक, पेसिमिस्टिक। बी नंबर क्या है? बी नंबर आपका दिया हुआ अनकेयरिंग, अनकेयरिंग, ठीक। सी नंबर क्या है? सी नंबर दिया केयर फ्री। और डी नंबर क्या है? डी नंबर आपका सैंग्विन। और शायद तुम जान गए होंगे कि इसका यही सही है, क्योंकि इसी के माने होता है आशावादी, ठीक है। केयर फ्री का मतलब चिंता मुक्त होता है, चिंता मुक्त। आशावादी या किसी आशा कोई बात रखने से या उम्मीद रखने से इसका कोई संबंध नहीं है। अनकेयरिंग मतलब लापरवाह व्यक्ति हो जाएगा। और पेसिमिस्टिक का मतलब हो जाएगा निराशावादी। तो यहाँ पर ये ऑप्शन, ये ऑप्शन और ये ऑप्शन, ये तीनों गलत हैं और आपका ऑप्शन सही है डी नंबर। डी नंबर जिसने किया होगा बेहतर, उसको बधाई हो मेरी तरफ से, उसने सही किया। लास्ट है आपका कोऑपरेटिव। कोऑपरेटिव का मतलब होता है सहयोगी, ठीक। अब यहाँ पर दिया है कंप्लेसेंट, कंप्लेसेंट लिखा हुआ है, ए ऑप्शन है COMPLAISANT, ठीक है ना, ये दिया हुआ। इसके बाद दिया हुआ कवर्ट यानी बी नंबर COVERT। इसके बाद सी नंबर, सी नंबर दिया हुआ कंप्लासेंट, कंप्लासेंट। और डी नंबर आपका दिया हुआ है कॉनाइविंग, ठीक। तो देखिए यहाँ पर कोऑपरेटिव माने सहयोगी होता है, कॉम्प्लेसेंट माने मेहरबान, विनीत,
यह विनयपूर्ण होता है, ठीक है ना, विनीत, यह मेहरबान हो गया। कवर्ड का मतलब आपका होता है छिपा हुआ, हिडन। इसके बाद आपका हो गया कॉम्प्लेसेंट माने सेल्फ सेटिस्फाइड हो गया, यानी आत्मसंतुष्ट हो गया। इसके बाद आपका हो गया कॉनाइविंग माने बढ़ावा देना या सांठगांठ हो गया, यानी इसको बढ़ावा देना, किसी चीज को उकसाना, ये भी हो जाता है सांठगांठ। जब किसी से मेल मिलाप या इस तरह से सांठगांठ हो जाती है ना, तो वही होता है जिस काम के प्रति एक जा रहा था उसमें ही मिल मिला करके उस काम को वो अंजाम दे देते हैं सांठगांठ। तो देखिए यहाँ आपका ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, आपका ऑप्शन माना जाएगा। कॉम्प्लेसेंट माने होता है विनयपूर्ण, विनीत होता है, मेहरबान होता है। मेहरबान का मतलब वही होता है, अगर हमारे ऊपर कोई मेहरबान है मतलब क्या है, वो हमारा सहयोग करेगा ना, वही तो हो गया। जब मेहरबान है तो सहयोग करेगा, विनयपूर्ण है तो सहयोग जरूर करेगा, मतलब हर तरह से किसी न किसी से दयावान है ना, तो यही आपका कॉम्प्लेसेंट। चूंकि ये चीज ध्यान रखिए हमेशा, इनमें एग्जैक्ट डायरेक्ट बिल्कुल सही मीनिंग नहीं बल्कि दूर की मीनिंग लेते हैं, नियरेस्ट सेंस वाली मीनिंग पकड़ी जाती है, क्योंकि कवर्ड का यहाँ से कोई मतलब नहीं है, कॉम्प्लेसेंट का इससे कोई मतलब नहीं है, कॉनाइविंग का इससे कोई मतलब नहीं, तो कॉम्प्लेसेंट ही यही तो सही रहेगा। तो इस तरह से आपका यहाँ पर हो गया आपका 30 का ए। तो इस तरह देखिए मैंने ये आपका 2 पोर्शन जो एंटोनिम्स और सिनोनिम्स वाला है वो मैंने आपका कवर कर दिया है। इसके बाद पेपर अगर मुझे मिल जाता है तो मैं आपका जो बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्शन है जिसको हम स्पॉटिंग द एरर के नाम से करते हैं, और उसमें पूछा भी गया है, और देखिए हर कंपटीशन के एग्जाम में ये चीज़ें बराबर लेकर से चली जाती हैं। तो अगर मैं प्रैक्टिस कराता हूँ, कोई क्लास में डाल भी देता हूँ, तो जो भी ज़्यादा बच्चे इंटरेस्ट रखते नहीं है, फिर ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं रखने से भी ज़्यादा अच्छा पेपर नहीं बनता ना, ठीक है ना। ही कोई कमेंट आएगा कि सर इस तरह की प्रिपरेशन हमें चाहिए, तो मैं तो अपने हिसाब से डालता हूँ कि जिस हिसाब से अभी बोर्ड एग्जामिनेशन के पेपर थे तो मैंने इंटरमीडिएट के लिए बच्चों को सपोर्ट किया, और इंटरमीडिएट के बच्चों ने वीडियोस को बहुत ही देखा और बहुत उनको अच्छा रहा, पेपर भी उनका अच्छा गया, काफ़ी हद तक उनको वीडियोस से मदद मिली, और सबसे ज़्यादा मदद मिली कि पेपर को उनको सॉल्व करने का तरीका मिल गया। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि पूरा सा एग्जैक्टली पूरा फंस गया, लेकिन जिस तरह के क्वेश्चन किए जाते रहे और वो देखते रहे तो उनको पेपर जो एग्जामिनेशन हॉल था, पेपर को अटेम्प्ट करने में कोई उनको नयापन और अजीब नहीं लगा, तो आराम से उन्होंने अटेम्प्ट कर लिया पेपर। तो इसलिए होता है जब कंटिन्यू हम कोई क्लास बराबर देख रहे हैं, स्पॉटिंग कर रहे हैं एरर की, और एंटोनिम्स सिनोनिम्स ले रहे हैं, तो जानते हो इससे भले ही वो शब्द ना आवे, मैं बहुत पॉइंट की बात बता रहा हूँ भले वो शब्द ना आवे जो मैं पढ़ाऊँ क्लास में, ठीक है, लेकिन इससे इतना कॉन्फिडेंस आता है कि जब आप वो क्वेश्चन कर रहे होते हो एंटोनिम्स या सिनोनिम्स से रिलेटेड या वन वर्ड से रिलेटेड या एरर से रिलेटेड, तो इतना कॉन्फिडेंस होता है कि आपका माइंड बिल्कुल सही चलेगा सीधा, क्योंकि उस समय आपके अंदर बहुत सारी एक्सरसाइज सॉल्व करने का आत्मविश्वास होता है। तो जब आत्मविश्वास होता है तो आप सही क्वेश्चन पर ही अटैक करते हैं, सही विकल्प पर ही अटैक करते हैं, क्योंकि आपके अंदर विश्वास नाम की चीज है, और जब विश्वास होता है तो एकदम सही जाता है, मतलब कोई कंफ्यूजन नहीं होता, भ्रम नहीं होता, और ये आता है ज्यादा देखने से, ज्यादा पढ़ने से आता है, इसीलिए ज्यादा ज्यादा पढ़ने के लिए कहा जाता है। तो वो चाहे मैं मेरी क्लास देखकर पढ़ो या आप खुद पढ़ो, उसकी बात नहीं है, लेकिन मैंने एक गजब की बात बताई है कि भले ही तो आप पढ़ते रहो, अपना कोचिंग जाते रहो, पेपर सॉल्व करते रहो, एंटोनिम्स सिनोनिम्स को टिक करते रहो, घर में पेपर सॉल्व करो, उसमें ये होगा कि आपके अंदर विश्वास जरूर आ जाएगा। और ऐसे में अगर एक दो उसमें फंस गए तो गजब, फिर ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन में सही आंसर आप अटेम्प्ट करोगे, ये बात आप मेरी नोट कर लीजिए, बिल्कुल 100% सही बताओ। चलिए इसी के साथ क्लास खत्म करते हैं, समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। लेकिन एक बात है वही जो हमेशा रहती है, वीडियो को लाइक जरूर कर दें एंड करने से पहले, और सब्सक्राइब भी कर लें अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, और इसके साथ ही हो सके तो शेयर कर दीजिए अगर किसी को जरूरत है तो। बाकी अपनी मर्जी की बात है, कौन क्या करता है ये तो उस पर डिपेंड करता है, मेरा कहना है और ये मेरी अपील भी रहती है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर नहीं किया तो, और वीडियो को लाइक जरूर करो, और कमेंट करके बताएं कि वीडियो में आपको क्या सपोर्ट मिला, कैसा लगा, और साथ ही ये कि किस तरह से आपको प्रिपरेशन चाहिए, तो वो मैं आपको अवेलेबल कराता रहूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।